मैं डॉक्टर अनिल कुमार जे, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर से आज आप हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में धारा 13 की जो प्रावधान है उनके बारे में बात करूँगा, क्योंकि 13(1) में जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बारे में हमने पहले चर्चा कर ली है और आज अपन 13 के सब लोग 2 के बारे में बताएंगे। इसमें 4 आधार हैं जो विशेष तौर पे हमें ये देखना चाहिए कि ये आधार 4 आधार हैं वो केवल पत्नी को मिले हुए हैं, ये 4 आधार पति को नहीं मिले हुए हैं। तो हमें इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए कि यदि हमारे से एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एक पत्नी को विवाह विच्छेद के कौन कौन से आधार मिले हुए हैं, तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि धारा 13(1) के जो आधार बता रखे हैं वो भी हमें उस एग्ज़ाम के आंसर में देना है और दूसरी तरफ यदि और 13(2) के बारे में भी बताना है। सामान्यतः ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स क्या देखते हैं कि यदि उनसे पूछा जाता है कि एक हिंदू पत्नी को विवाह विच्छेद के कौन कौन से आधार मिले हुए हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत, तो स्टूडेंट्स की नज़र ये जाती है कि वो सीधे ही 13(2) के ऊपर आ जाते हैं। 13(1) में या धारा 13(1) के जो प्रावधान हैं उनको छोड़ देते हैं और केवल धारा 13(2) में जो 4 आधार हैं उन्हीं को अपने कॉपी में आंसर के रूप में दिखा देते हैं। लेकिन ये इससे कंप्लीट नहीं होता आंसर, क्योंकि आंसर तो तब होगा कंप्लीट जब आपसे पूछा गया कि एक हिंदू पत्नी को विवाह विच्छेद के कौन कौन से आधार मिले हुए हैं। तो इसका मतलब है कि पहले भी मैंने बताया कि धारा 13 के सब क्लॉज 1 के जो आधार हैं सभी आधार हैं वो सारे इसमें एक पत्नी को भी मिले हुए हैं और एक पति को भी। और ये जो 13(2) में है ये केवल एक हिंदू पत्नी को मिले हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि 13(1) के आधार भी उसको उपलब्ध है महिला को और 13(2) के भी हिंदू पत्नी को आधार उपलब्ध हैं जो कि अपना विवाह विच्छेद करा सकती है। तो इस बात से बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि इसमें किसी प्रकार की भी कोई ये नहीं होना चाहिए कि पत्नी को आधार मिले तो 4 लिख के हम दूर हो जाए। इसका मतलब हुआ कि आपका आंसर तो 30% तक भी नहीं हो पाया है पूरा, क्योंकि 13(1) में ज़्यादा आधार हैं, 13(2) में जो आधार दे रखे हैं वो तो 4 ही आधार हैं। तो 4 आधारों पे ही आपका आंसर या ये कहें कि ये आपका जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसलिए आपको देखना चाहिए 13(1) भी बताइए 13(2) भी बताइए, क्योंकि वो एक हिंदू महिला या हिंदू पत्नी को दोनों आधार इसमें मिले हैं। तो हम 13(2) के बारे में बता रहे हैं और उसमें ये है कि ए वाइफ में आल्सो प्रेजेंट ए पिटिशन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज बाय ए डिक्री और डाइवर्स ऑन द ग्राउंड। पत्नी तलाक की डिक्री के लिए या आज्ञप्ति के द्वारा अपने विवाह भंग के लिए याचिका किन आधारों पे कर सकती है। इन द केस ऑफ एनी मैरिज सोलेमनाइज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट दैट द हस्बैंड हैड मैरिड अगेन बिफोर सच कमेंसमेंट ऑफ दैट any other wife of the husband married before such a commencement was alive at the time of the solemnization of the marriage of the petitioner। मतलब ये क्या हुआ, इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व अनुस्थापित किसी विवाह की अवस्था में इस आधार पर उपस्थित कर सकेगी कि पति ने ऐसे विवाह के पूर्व फिर विवाह कर लिया है या पति की ऐसे प्रारंभ से पूर्व विवाहिता कोई दूसरी पत्नी याचिका दात्री के विवाह के अनुष्ठान के समय जीवित थी, या ये कहें कि
मतलब उसमें उसके एक से अधिक पत्नियां हैं, लेकिन वो अनुष्ठापित कब, मान लो पहले ही हो गया, अनुष्ठापित पूर्व है। पूर्व का मतलब क्या हुआ, यहाँ पूर्व का मतलब होता है कि 1955 से पहले जो ये जो धारा है वो 1955 से पूर्व है। धारा 13(2) में ये जो बात बता रखी है, और इसका भी एक है ये अपना। तो ये जो धारा है इसमें 1955 से पूर्व यदि कोई विवाह हो गया है और उसमें से जब याचिका दात्री मतलब जिसने पिटीशन फाइल की कर रही है उस वक्त उसके अलावा भी कोई दूसरी पत्नी जीवित है, तो इसका मतलब है कि उसको अधिकार है कि वो अपना विवाह विच्छेद के लिए पिटीशन फाइल करे कि उसके पति के एक खुद वो जो महिला है वो है और इसके अलावा भी दूसरी पत्नी जीवित है, इसलिए वो उसके साथ में नहीं रह सकती। तो ऐसी अवस्था में वो याचिका पेश कर किए जाने के समय यदि पहले वाली पत्नी जीवित है तो वो पिटीशन फाइल करके अपना विवाह है वो इस आधार पर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए या डाइवोर्स के लिए न्यायालय में पिटीशन फाइल की जा सकती है। और दूसरा है जो सेक्शन 13(2) का सेकंड है, इसमें है कि उसका विवाह होने के पश्चात यदि उसका पति कोई भी मान लो जैसे रेप वगैरह इसमें किसी प्रकार के अपराध में यदि वो पाया जाता है तो उस महिला को अधिकार है कि वो अपना विवाह है वो विवाह विच्छेद इस आधार पे पिटीशन फाइल करके अपना विवाह विच्छेद करा सकती है। अब हम थर्ड पे देखते हैं सेक्शन 3(2) का तीसरा। इसमें है कि हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 18 के अधीन वह CRPC है, दंड प्रक्रिया संहिता, यह है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 125 के तहत मतलब मेंटेनेंस की या भरण पोषण की बात हो रही है कि यदि न्यायालय ने ये डिक्री पारित की है कि वह पति है वो पत्नी का भरण पोषण देता रहेगा और लेकिन न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहा है पति, या कहें कि पति 1 वर्ष से अधिक अवधि से न्यायालय द्वारा पारित डिक्री मेंटेनेंस के बारे में, चाहे हो गए हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट की धारा 18 के बारे में या CRPC के बारे में जो कि 125 जो धारा उसके तहत बता रखा है, उसमें यदि न्यायालय ने आदेश देने के बाद भी वो पति उसका भरण पोषण नहीं कर रहा है और वो अवधि 1 वर्ष से अधिक हो गई, तो ये भी उस पत्नी को अधिकार है कि वो न्यायालय में जाके याचिका पेश करके अपना विवाह को डिसोल्यूशन करवाने के संबंध में पेश कर सकती है। और धारा है जो 13(2) का 4th है, ये लास्ट है, उसमें यह है कि जब उसका पत्नी का विवाह 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व ही हो गया है, मालूम 15 साल की वो नहीं थी, उससे पहले उसका विवाह कर दिया गया है, तो उसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात, लेकिन वो 18 वर्ष मतलब 15 पहले तो 2-3 बातें हैं इसमें, 15 साल से पहले उसका विवाह हो जाना चाहिए। दूसरी बात है कि 15 साल की आयु के बाद में 18 साल की आयु प्राप्त होने से पूर्व विवाह का वो निराकरण कर सकती है या न्यायालय से ये अर्जी लगा सकती है कि उसका विवाह 15 साल से पहले हुआ था और अब वो 15 साल के बाद में और 18 साल उसने प्राप्त किए हैं, उससे पूर्व वो पिटीशन फाइल करके अपने विवाह को निराकरण करा सकती है या अपना विवाह पिटीशन के द्वारा अपना विवाह विच्छेद करवा सकती है। ये भी इसमें ये प्रक्रिया यह एक है कि ये भी एक हिंदू पत्नी को अधिकार है। तो हम कहेंगे हिंदू पत्नी को जो धारा 13(1) में जो आधार बता रखे हैं उसके अलावा धारा 13(2) में जो 4 आधार बता रखे हैं वो उसको एक पुरुष से अतिरिक्त मिले हुए हैं, तो इन आधारों पे वो भी
अपना विवाह विच्छेद करवा सकती है या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिक्री के लिए न्यायालय में पिटीशन फाइल कर सकती है। थैंक यू।